हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे NMMS परीक्षा, जो कि 6 नवंबर को होने वाली है। तो 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर के अंतर्गत एक पेपर में एक सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान भी होता है, जिसमें 35 प्रश्न होते हैं। तो आज हम देखेंगे 2022 के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को, उन्हें हम हल करेंगे। 36 नंबर है, डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था। तो यहाँ पर डचों के द्वारा चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम पगोड़ा था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कक्षा 7वीं में। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? ए 1857 ई, बी 1757 ई, सी 1993 ई, डी 1784। तो उस काल में स्थायी बंदोबस्त, या फिर इसको कह सकते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त, जो कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच में एक कर वसूलने की एक स्थायी व्यवस्था या समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1993 ई को लागू किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 1829 ई में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई? बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा। तो आपको पता है कि 1829 में राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का अंत किया। तो उस समय भारत के जो वाइस राय थे, विलियम बेंटिंक, ने इस कुप्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया। यानी कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस पर एक कानून बनाया, जिससे सती प्रथा का अंत कर दिया गया। मुगल काल में दीवान या वजीर किसे कहा जाता था? मुगल काल में दीवान या वजीर क्या काम संभालता था? तो जैसा आपको पता ही होगा, मुगल काल में दीवान या वजीर वह राजस्व एवं वित्त का एकमात्र प्रभारी होता था। तो राजस्व का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि आय व्यय का हिसाब रखता था। तो इसमें हम ए नंबर लगा देंगे। राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व बाधक है? तो हमारे भारत में बहुत ही बड़ा देश है दोस्तों। इसके अंदर कई प्रकार की जातियाँ, कई प्रकार के संप्रदाय और कई प्रकार के भौगोलिक परिवर्तनों को अगर देखा जाए, तो एक क्षेत्र भी हमें प्राप्त होते हैं, जो कि पृथकतावाद को जन्म देते हैं। यानी कि हमारे देश के अंदर जातिवाद, संप्रदायवाद और पृथकतावाद, ये तीनों समस्याएं राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा उत्तर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश में 13 सितंबर 13 दिसंबर 1995 को भारत में इसका शुरुआत मानी जाती है मानव अधिकार का। तो मध्य प्रदेश में भी यह सितंबर 1995 को लागू हुआ, यानी कि 13 सितंबर 1995।
इसका उत्तर आ जाएगा ए 13 सितंबर 1995। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो दोस्तों आपको पता ही है कि जैसे भारत, फ्रांस, जापान, श्रीलंका। तो जापान में लगभग 4 भूकंप रोज आते हैं। इसीलिए जापान को हम भूकंपों का देश कहा जाता है। यानी कि दुनिया में सबसे अधिक भूकंप विश्व में जापान देश में ही आते हैं। इसलिए इसका उत्तर हम प्राप्त करेंगे सी नंबर, जापान। ओके। विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी कहलाता है? तो आपको पता ही होगा कि विसुवियस ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। तो विसुवियस ज्वाला एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण हो सकता है, क्योंकि यह आज से सैकड़ों वर्ष पहले यह सक्रिय हुआ था, विस्फोट हुआ था, जिससे नेपल्स शहर भी बर्बाद हो गया था। तो अब उसकी संभावना तो समझ में आती है कि कभी भी ये फट सकता है, लेकिन फटता नहीं है। तो ऐसे ज्वालामुखियों को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, जिसमें से आग तो कुछ भी नहीं निकलती, लेकिन फटने की संभावना रहती है। भेड़ाघाट किस जिले में स्थित है? तो भेड़ाघाट आपको पता है कि नर्मदा नदी में स्थित है। तो नर्मदा नदी अपने मध्य प्रदेश से निकल करके यह महाराष्ट्र और गुजरात में जा कर के खंभात की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश का एक जिला या शहर कह लो, जबलपुर, जहाँ पर नर्मदा नदी में भेड़ाघाट स्थित है। यहाँ पर पूरी तरह से संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो आपको बता देना चाहते हैं कि हम पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव भाऊ पेशवा के तहत लड़ा गया था। यानी कि यह युद्ध अफगानों और मराठों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा डी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग बम्बई में 31 मार्च 1867 यानी 67 को की थी। और इनके साथ में महादेव गोविंद रानाडे भी थे, लेकिन मुख्य रूप से आत्माराम पांडुरंग को ही इसका स्थापक माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर का। सती प्रथा पर रोक किस वायसराय ने लगाई थी? यह प्रश्न अभी आपने 39 नंबर पर भी देखा था। तो 39 नंबर पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी राजा राम मोहन राय का नाम आ रहा था और लॉर्ड विलियम बेटिंग का भी नाम आ रहा था। तो एक सीधी सी बात है, यहाँ पर सती प्रथा में जो कानून बनाया गया वह लॉर्ड विलियम बेटिंग के अगुवाई में बनाया गया था। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है। तो आपको पता है लोकसभा हमारे देश का सबसे निम्न सदन कहलाता है, उच्च सदन तो राज्यसभा कहलाता है। तो यहाँ पर 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। निम्न में कौन सी खरीफ की फसल है? तो अगर हम थोड़ा सा खरीफ और रबी की फसलों में अंतर समझते हैं तो हम अवश्य इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। खरीफ की फसलें वे होती हैं जो 15 जून के बाद बारिश होने के बाद या बारिश शुरू होने के बाद फसलें बोई जाती हैं।
उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं, जिनमें हमने क्या देखा होगा, जैसे चावल हो गया, कपास हो गया। तो इसमें जो उत्तर आ जाएगा चावल। और बाकी चना और सरसों, ये दोनों किसकी फसलें हैं? रबी की फसल हैं। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जब अपने देश में 1947 के पहले 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ भारत, तो उस समय ये निर्णय लिया गया कि संविधान कौन बनाएगा और कैसे बनेगा और किसके द्वारा बनाया जाएगा। तो इसके लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसका नाम रखा गया था संविधान निर्माण सभा, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी थे। और संविधान सभा के अंतर्गत ही एक कमेटी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति, जिसका तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो आपको पता है कि नौसेना पूछा गया है, तो जो जनरल होता है वो थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसे हम जनरल या फिर फील्ड मार्शल के नाम से भी जानते हैं। और इसी तरह नौसेना में एयर चीफ मार्शल यानी कि उसे हम एडमिरल भी कह सकते हैं। तो नौसेना के अंतर्गत आने वाले जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडमिरल। 53 नंबर का जो प्रश्न है उसमें है, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो तारापुर महाराष्ट्र है। तो ये परमाणु संयंत्र हमारे किस काम में आते हैं? तो परमाणु संयंत्र जो लगाए जाते हैं जहाँ पर भी, वहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में तारापुर, मध्य प्रदेश में चुटका जो कि मंडला जिले में पड़ता है, कर्नाटक में कैगा, इसी तरह तमिलनाडु में कुडनकुलन ये परमाणु संयंत्र हैं। तो चूंकि हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में तारापुर संयंत्र स्थापित है। ऐसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियाँ एक या फिर एक दूसरे के समानांतर दूर दूर तक फैली होती हैं? तो पर्वत श्रृंखलाएँ जो होती हैं, एक के ऊपर एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसी श्रृंखलाएँ बनती जाती हैं जिन्हें हम कार्डिलेरा कहते हैं। तो अब ये कार्डिलेरा, तो ये पर्वत श्रृंखलाओं को कहा जाता है। जो एक कैनियन है, ये कौन होते हैं? जो कि पहाड़ों से अगर नीचे अचानक आई आकार का जो गहरा खड्डा बनता है उसे हम कैनियन कहते हैं। और ये पठार जो मैदानों से ऊंचे होते हैं उन्हें हम पठार कहते हैं। मैदान जो समतल भूमियाँ होती हैं। तो इस तरह ऐसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं जिनमें अनेक पर्वत श्रेणियों एक दूसरे के समानांतर दूर दूर तक फैली होती, उसे हम कार्डिलेरा कहते हैं। क्यूबा की राजधानी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, क्यूबा हवाना देश की राजधानी है। अगर देखा जाए तो ओटावा कनाडा की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, और किंगस्टन जो कि जमैका की राजधानी है। तो क्यूबा किसकी राजधानी है? हवाना की राजधानी है। समझ में आ गया? अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप में
कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ है? तो इसे हम सहारा का मरुस्थल, नील नदी की घाटी, मध्य अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल, जिसे हम सहारा का मरुस्थल कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। एक दूसरा मरुस्थल है कालाहारी का मरुस्थल, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ पर सहारा के मरुस्थल में कृषि के विकास की कोई संभावना नहीं, इसलिए नील नदी की घाटी की दोनों तरफ, जैसे मिस्र देश जो आ जाते हैं, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास कर पाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा नील नदी की घाटी। वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी से ऊपर की ओर, अंतरिक्ष की ओर 12 किलोमीटर ऊंचाई पर ही वायुमंडलीय सारी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे हवा का चलना, मौसम का परिवर्तन होना, वर्षा का होना, ठंड पड़ना, धूप पड़ना, ये सभी 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही स्थित होता है। इसी परत को हम कहते हैं क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल एक ऐसा मंडल है जहाँ पर मौसम संबंधी सभी परिवर्तनों को देखा जा सकता है। मध्यवर्ती सेलवास का मैदान किस नदी से बना है? तो सेलवास के मैदान दोस्तों अमेज़न नदी के दोनों ओर पाए जाते हैं। वालपैराइजो बंदरगाह कहाँ स्थित है? वालपैराइजो बंदरगाह हमें मिल जाता है चिली देश में। चिली देश में मिल जाता है, या दक्षिण अमेरिका के पास ही प्रशांत महासागर के पूर्वी तट में स्थित है चिली। तो चिली समुद्री बंदरगाह वालपैराइजो बंदरगाह है। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा ए चिली। 60 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, जो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। बम्बई में ही गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में इसका अधिवेशन हुआ था, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, एक अंग्रेज को बनाया गया था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? यह तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। तो आप तो बहुत ही अच्छी तरह से परिचित होंगे चंद्रशेखर आजाद से, जो कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से बचने के लिए खुद को ही अपनी बंदूक की गोली से अपने आप को मार लिया था और शहीद हो गए थे इस देश के लिए। तो आपने नाम सुना होगा झाबुआ जिले में एक भाभरा तहसील थी, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन चूँकि वह स्थान अलीराजपुर ज़िले में आ गया, झाबुआ ज़िले से अलग होकर अलीराजपुर एक नया ज़िला बन गया। उस ज़िले में ही भाभरा नामक जगह है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जलियांवाला बाग की घटना किस सन में घटित हुई थी? दोस्तों जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को यह घटना जलियांवाला बाग में घटित हुई थी। स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? बच्चों जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वह कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो वह 3 टुकड़ों में बट गया था, जिसे हम भारत और पाकिस्तान ही कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी 2 टुकड़ों में था। अभी जो एक पाकिस्तान है
उसे हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। जो अभी बांग्लादेश है उसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। लेकिन 1971 में हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय पाकिस्तानियों से बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया था। इसलिए इसका उत्तर 1971 ही हो जाएगा। यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि यूएनए में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें से चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। वैसे तो कुल 15 सदस्य हैं, लेकिन 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 सदस्य बदलते रहते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया चीन, फ्रांस, रूस, तो चीन, फ्रांस, रूस, तो ये जो है पहला नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, और जो हमने एक नाम लिया था ब्रिटेन, तो ब्रिटेन आज का नाम उसका इंग्लैंड है, लेकिन पहले नाम उसका ब्रिटेन था। इसलिए इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। हम इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब ध्वस्त हुआ था? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोस्तों 11 सितंबर 2001, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आपको पता होगा कि आतंकवादियों ने एक ईंधन यानी कि तेल से भरे हुए हवाई जहाज़ को उस ट्रेड सेंटर से टक्कर मार दी थी। वह पूरी तरह से ऊपर की जो बिल्डिंगें थी सारी के सारी ध्वस्त हो गई थी। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? तो जो एकमात्र विश्व का जो द्वीप है, आपको पता है बच्चों कि हमारे विश्व में 7 महाद्वीप होते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और 7वां हो जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप हैं, लेकिन उसमें से द्वीपीय महाद्वीप पूछा जा रहा है आपसे, जो कि एक ही खंड में बना हो। तो ऐसे महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, जो एक द्वीपीय भी है और महाद्वीपीय भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल कौन सी है? तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के मैदान पाए जाते हैं। जो वहाँ पर मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्हें हम डाउन्स के मैदान के नाम से जानते हैं। और डाउन्स के मैदान में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है, और ऑस्ट्रेलिया में उगा हुआ गेहूं हमारे भारत में भी आयात किया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज 1820 में हुई थी। अब चूंकि एक अमेरिकी व्यक्ति थे, उनको सील का शिकार, सील एक प्रकार की मछली कह लो या जीव कह लो, समुद्री जीव है, तो उसे हम सील कहते हैं। उसको शिकार करने का बहुत ही शौक था, जिनका नाम था जॉन डेविस ने की थी। और बाद में लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कोई लिखा हुआ तथ्य अभी तक सामने आ नहीं पा रहा। लेकिन मुख्य रूप से जेम्स कुक हैं जो इसकी खोज की थी। 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो ये हैं लॉर्ड कर्जन। ये 1905 में 16 अक्टूबर 1905 के समय पर ये भारत के वाइसराय थे। क्या थे बच्चों? वाइसराय, लॉर्ड कर्जन
के नाम से जाना जाता है। तो पंचशील का समझौता किन देशों के बीच हुआ था? बस आखिरी। तो पंचशील का समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। तो चूंकि तिब्बत और भारत के बीच में यह एक व्यापारिक समझौता था, तो इसके अंतर्गत एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, परस्पर अनाक्रमण करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समान और परस्पर लाभकारी संबंध स्थापित करना, शांतिपूर्ण अस्तित्व स्थापित करना। तो यानी कि इसका जो उत्तर है वह उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और चीन। तो डी नंबर हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, आपने देखे 35 क्वेश्चन। यहाँ पर 35 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित थे। तो आप लोग इसकी तैयारी करें और जो 2022 का पेपर है उसे देखकर अपनी आंसर शीट, जिसे हम OMR शीट कहते हैं, उसे भरने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।